So hello everyone, welcome to the part 2 of our transaction and concurrency control MCQs. So आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से. आई होप आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे. अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है करेक्ट आंसर की वो कम है आपके क्वेश्चंस चेकिंग में, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है आपके प्रैक्टिस में या सिलेबस रिवीजन में. तो प्लीज़ आप सिलेबस रिवाइज कीजिए और वापस से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की ट्राई कीजिए. तो आज स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 21 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल कंपेयर टू द पेसिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक. सो द आंसर इट इज डिटेक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट एट कमिट time. Okay, this is the characteristics of optimistic concurrency control, that it detects the conflicts at commit time. Now moving to question number 22. In the context of concurrency control, what does the term serializability refer to? So what term serializability refer to? It ensures that the execution of transactions produces the same result as if they had executed serially. ये हमने देखा था जब हमने serializability का lecture पढ़ा था कि what serializability ensure that the execution of the transactions produces the same result as if they had executed serially. So the correct answer will be C. Now moving to question number 23. Which of the following concurrency anomaly is addressed by the read committed isolation level? तो इसका आंसर होगा आपका नॉन रिपीटेबल रीड. देखिए यहाँ पे कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं और ये क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है. तो प्लीज़ हम थ्योरी पे कितना भी फोकस कर लें, लेकिन जब तक हम इनके रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें वो क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे. तो इट्स बेटर कि आप थ्योरी पढ़ें बुक्स में से, जो मैंने बुक्स आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर रखी है DBMS के लिए, उनमें से थ्योरीज पढ़ें और फिर इनको और सॉल्व करने के लिए ट्राई करें. बाकी मैंने जो मैकेनिज्म्स होते हैं वो सारे एक्सप्लेन करें हमारे DBMS के सिलेबस में. तो इनसे आप क्या कर पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे आपके क्वेश्चंस को आपकी थ्योरी के साथ. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कमिट टाइम स्टैम्प इन टाइम स्टैम्प बेस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल? तो कमिट टाइम स्टैम्प क्या बताता है? टू डिटरमाइन व्हेन अ ट्रांजैक्शन कमिट्स इट्स चेंजेस. ओके, now question number 25. Which of the following best describes the concept of deadlock in the context of concurrency control? So it is a situation where transactions are unable to proceed due to conflicting lock request. एक साइकिल बन जाता है जिसमें दो ट्रांजेक्शन सपोज अगर हम मान के चले तो दोनों वेट कर रहे होते हैं लॉक का, लेकिन किसी को भी लॉक नहीं मिल पाता. तो एक तरीके से इनफाइनाइट टाइम ऑफ वेटिंग हो जाती है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर डेडलॉक. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए. Now, moving to question number 26. Which concurrency control technique is commonly associated with the use of a wait die or wound wait scheme? So the answer will be A, two-phase locking. Now, question number 27. What is the main advantage of using multi-version concurrency control over other concurrency control techniques? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? It reduces the overhead of managing locks. मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल किस लिए यूज होता है? इसका एडवांटेज क्या है आपकी कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक के ऊपर? दैट इट रिड्यूसेस द ओवरहेड ऑफ मैनेजिंग लॉक्स. Now question number 28. Which of the following technique is used to detect and resolve the conflicts in optimistic concurrency control? कि कौन सी टेक्निक आप यूज करते हो डिटेक्ट और रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को इन द ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल? तो ये हो जाता है आपका वैलिडेशन. ओके, now what does the term phantom read refer to the context of concurrency control? तो इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे. रीडिंग डेटा that has been updated but not committed, reading the same data multiple times within a transaction and getting different results, no. Reading the data that was inserted or deleted by another transaction after the transaction started. So the answer is C. This is the phantom read problem. Now question number 30. Which of the following is not a limitation of two-phase locking protocol? तो two-phase locking protocol की लिमिटेशन क्या नहीं है इनमें से? तो देखो डेडलॉक लिमिटेशन है, ठीक है, कैस्केडिंग अबॉर्ट्स, रिड्यूस्ड कॉन्करेंसी है. तो आंसर क्या है इसका? डी, इनेबिलिटी टू डिटेक्ट कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ 2PL. नाउ क्वेश्चन नंबर 31.
Which of the following concurrency control techniques allow the transactions to execute without acquiring locks but require validation before committing? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल. Okay, because it allows a transaction to execute without acquiring locks but requires a validation. अभी मैंने इसका देखिए इसी का ही एक रिवर्स क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जिसमें हमने ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल में वैलिडेशन को चेक करते हैं हम, तो ये आंसर था वैलिडेशन. अब यहाँ क्या कह रहा है कि उसको एक्वायरिंग लॉक की तो रिक्वायरमेंट नहीं होती बट वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो केस किस में हो जाता है आपका ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल में. नाउ क्वेश्चन नंबर 32. What is the purpose of a lock manager in a database system? To maintain a record of all committed transactions, to ensure that transaction executed in specific order, to manage the allocation and release of locks on data item. तो जब हमने 2PL पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि लॉक मैनेजर का रोल क्या होता है, to manage the allocation and release of locks on data item. So answer is C. Question number 33. Which isolation level guarantees that a transaction will see a consistent snapshot of the database throughout its execution? So for this purpose, we use the repeatable read. This repeatable read guarantees that a transaction will see a consistent snapshot of the database through its execution. Now, question number 34. In two-phase locking, which phase allows transaction to acquire new locks but not releasing any existing lock? तो 2PL में हमें पता है दो फेज होते हैं, ग्रोइंग फेज एंड श्रिंकिंग फेज. ग्रोइंग फेज में हम क्या करते हैं, लॉक को एक्वायर करते हैं, और श्रिंकिंग फेज में हम लॉक्स को रिलीज करते हैं. तो इसमें ये पूछा है कि टू फेज लॉकिंग में कौन सा फेज है जो कि ट्रांजेक्शन को अलाउ करता है लॉक्स को एक्वायर करने के लिए. तो कौन सा फेज हो जाएगा हमारा, ग्रोइंग फेज. सो आंसर इज ए. Now, question number 35. Which concurrency control technique allow transaction to read consistent snapshot of the database without acquiring the lock? So the answer is snapshot isolation. Okay, this technique allows a transaction to read a consistent snapshot of the database without the acquiring a lock. Okay. Now, question number 36. What is the purpose of a deadlock detection mechanism in a database system? तो हमें पता है deadlock क्या होता है, जब circular wait होता है. circular wait means कि एक साइकिल बन जाता है ट्रांजेक्शन्स का जो कि रिसोर्सेज का वेट कर रहे होते हैं, तो उसको डिटेक्ट करना ही आपका डेडलॉक डिटेक्शन होगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू डिटेक्ट द सिचुएशन वेयर ट्रांजेक्शन्स आर अनेबल टू प्रोसीड ड्यू टू सर्कुलर वेट. ठीक है, क्योंकि देखो फर्स्ट क्या है, टू प्रिवेंट ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम एक्वायरिंग लॉक्स इनडेफिनेटली. तो प्रिवेंट तो नहीं करता, डेडलॉक डिटेक्शन सिर्फ डिटेक्शन का काम करता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. बी ऑप्शन क्या है, टू आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शंस दैट आर वेटिंग फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाय अनदर ट्रांजेक्शन. बट इन दिस केस दिस इज नॉट द पॉसिबिलिटी ऑफ साइकिल, सो इट मे बी नॉट अ डेडलॉक. C is to resolve conflicts between transaction. नहीं, conflicts को resolve नहीं करता है डेडलॉक डिटेक्शन. डेडलॉक डिटेक्शन is only used or for the detection of a deadlock, not a prevention, not to resolve anything. Okay, so the answer is D, to detect a situation where transactions are enabled to proceed due to circular wait. Now question number 37. Which of the following is a drawback of using a optimistic concurrency control? So when you use the optimistic concurrency control, it assumes that the conflicts are rare. Okay, so it assumes the conflicts are rare, so sometimes it neglects the situation where conflicts can occur. That's why it will increase the potential for conflicts. So correct answer is C. Now question number 38. What does the term isolation level refer to in the context of database transaction? So the degree to which transactions are isolated from each other, the time duration of which a transaction holds lock, the number of concurrent transactions allowed in the system, and the D option is the level of durability provided by the database system. So the correct answer is A. This isolation level refers to the degree to which transactions are isolated from each other. Now question number 39. Which of the following concurrency control technique provides the highest level of concurrency? So for this purpose we use the correct answer is optimistic concurrency control, because it will achieve or it will provide the highest level of concurrency. Now question number 40. In timestamp ordering, how are conflicts between transactions are resolved? By aborting the transaction with the older timestamp,
by allowing both transaction to proceed simultaneously, by rolling back both transaction and retrying them later, and by granting priority to the transaction with the new year timestamp. तो हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं इसमें? by aborting the transactions with the older timestamp. तो जब हमने टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल पढ़ा था तो उसमें हमने सिचुएशंस देखी थी जहाँ पे सपोज यंगर ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट करता है ओल्डर ट्रांजैक्शन से तो क्या सिचुएशन आती है, और ओल्डर ट्रांजैक्शन करता है तो क्या सिचुएशन आती है. तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ओल्डर टाइम स्टैम्प होता है उसको अबॉर्ट कर देते हैं. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए. So that's it for this lecture. These 20 questions gives the some intermediately level of your transaction and concurrency control topic. So इसके बाद हम थोड़े एडवांस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और आप भी जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर पाए हो. सो थैंक यू एवरीवन.